क्लास 12। अब आप लोगों का जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है डिक्शनरी। बेटा डिक्शनरी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको पेपर में आपके आउटपुट्स पूछे जा सकते हैं, आपके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, प्लस ये आपके प्रैक्टिकल के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना वो आपके इन्हीं में से कुछ फंक्शंस जरूर पूछते हैं। तो हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं आज से, और आप लोग हर एक स्टेप समझिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरी डिक्शनरी समझाऊंगी और उसके अलावा डिक्शनरी के सारे फंक्शंस भी समझाऊंगी। तो बेटा आज से हमारी जो क्लास है वो शुरू हो रही है, आप अपनी इस क्लास को अच्छे से समझिएगा। देखिए बेटा हम डिक्शनरी को देखते हैं। डिक्शनरी क्या है, आप एक जनरल सी बात समझ लीजिए कि डिक्शनरी आपकी एक की वैल्यू पेयर होता है जिसे हम कर्ली ब्रेसेस से असाइन करते हैं। डिक्शनरी एक की वैल्यू पेयर होता है जिसे हम कर्ली ब्रेसेस से असाइन करते हैं। बेटा यहाँ पर आपके जो की और वैल्यू का पेयर होता है ना वो इस तरह से जनरेट किया जाता है। जो कोलन साइन से पहले लिखा होता है वो की का फॉर्म होता है और कोलन के बाद लिखा हुआ ऑप्शन वो आपका वैल्यू कहलाता है। तो ये एक की और वैल्यू पेयर कहलाता है और ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन भी होता है बच्चों। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब है आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी कहीं स्ट्रिंग लिख सकते हो, कहीं नंबर लिख सकते हो, उन नंबर का फॉर्म इंक्रीज डिक्रीज किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। तो यही आपको बताया गया है कि इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज अ की वैल्यू पेयर। और ये आपको एग्जाम्पल दिया है। बेटा ध्यान रखिएगा डिक्शनरी हमेशा जनरेट होती है आपके कर्ली ब्रेसेस से। उसके बाद यहाँ आपके की और वैल्यू का फॉर्म बताया जाता है। जो की होती है वो कोलन से पहले आती है और जो वैल्यू होता है वो कोलन के बाद में आता है। की इम्यूटेबल होती है। वैसे तो डिक्शनरी म्यूटेबल कहलाती है बट इसका जो की का फॉर्म होता है वो इम्यूटेबल होता है, जो चेंज नहीं हो सकता। आप किसी भी तरीके से अपनी की को अपडेट नहीं कर सकते हैं। बट जो वैल्यू होती है वो आपकी म्यूटेबल होती है, इसके डेटा को आप चेंज कर सकते हैं थ्रू द की। ठीक है, आप अगर यहाँ पे पूरा इस तरह से रीड करोगे तो ये कहलाता है आपका आइटम। और डिक्शनरी में जितनी भी सर्चिंग होती है, जितनी भी वर्किंग होती है वो थ्रू द इंडेक्स होती है और जो इंडेक्स है वो आपका किसके थ्रू काम करता है, आपके की के थ्रू काम करता है। तो आप लोगों को डिक्शनरी समझ में आई। अब हम डिक्शनरी से आगे उसके ऑपरेशन समझते हैं और ऑपरेशंस के बाद में हम उसके बिल्ट इन फंक्शन भी समझेंगे। हमने डिक्शनरी समझी, अब हम इसके आगे अपने ऑपरेशंस को समझते हैं। बेटा हमारा पहला ऑपरेशन होता है हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी से आप अपने एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। बेटा सिंपल है, आपको एक्सेस करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस आपको वही करना है, अपनी इस की का ध्यान रखना है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जितनी भी सर्चिंग होगी, जितना भी काम होगा वो थ्रू द इंडेक्सिंग होगी और इंडेक्स कौन रीड करेगा, आपकी की रीड करेगी। यही मैंने यहाँ लिखा है, to access dictionary elements you can use the square brackets along with the key to obtain its value। अगर आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है आपको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, अपनी की को लिखना पड़ेगा। अब वो की अगर नंबर फॉर्म में होगा तो स्ट्रिंग कोट्स मत लगाइएगा, और अगर वो आपका जो की होगी वो किसी कैरेक्टर फॉर्म में होगी या स्ट्रिंग फॉर्म में होगी तो आप अपने स्ट्रिंग कोट्स का यूज करिएगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, सिंटेक्स भी लिखा है बेटा डी ऑफ की, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर की लिखी है। तो आपकी जो भी डिक्शनरी आप लोगों को एग्जाम्पल में दी जाएगी उसका की का फॉर्म ध्यान रखिएगा। और आपको मैंने बताया भी था कि डिक्शनरी में की क्या होती है, कोलन से पहले आपको की दी जाती है और कोलन के बाद में आपको वैल्यू दी जाती है। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट डी ऑफ नेम, यानी कि मेरी कोई एक एग्जांपल में मैंने डिक्शनरी बनाई है जिसमें नेम में मैंने रिया लिखा है और क्लास में 12 लिखा है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट डी ऑफ नेम, तो नेम वाली की के अंदर क्या वैल्यू लिखी गई है, रिया लिखा है ना, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिया। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ डी ऑफ क्लास, तो क्लास मेरा क्या है, की है, और उस की के अंदर क्या स्टोर है, 12, तो मेरा आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 12 आएगा। तो ये आपको एक्सेस करना आया। आपको डिक्शनरी से किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो आप इसी तरह से अपनी की के थ्रू उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज द ट्रेवर्सिंग अ एलिमेंट इन अ डिक्शनरी। नाउ बेटा
हमने आपको सिखाना है वो है ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी। आप लोगों को ट्रेवर्सिंग का मतलब पता होगा और वही मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ कि जो ट्रेवर्सिंग का होता है ना मतलब वो होता है मूवेबल, चलना, एक एक स्टेप चलना। तो अगर आपको डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को वन बाय वन देखना है तो आप कैसे देखेंगे? बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप या वन बाय वन कोई भी डेटा देखते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा किसका यूज करना पड़ता है? आपके लूप का। तो चाहे तो आप वहां पर फॉर लूप लगा सकते हैं या फिर आप अपना वाइल लूप लगा सकते हैं, दोनों में से किसी भी लूप का आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ लिखा है कि जो ट्रेवर्सिंग का एलिमेंट होता है वो यूजिंग लूप होता है। आप फॉर या वाइल किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंपल एक एग्जांपल दिया है कि d इज इक्वल टू 110 220 330। अब यहाँ अगर मैं इन एलिमेंट्स को मूव करना चाहती हूँ, इनको वन बाय वन देखना चाहती हूँ, तो देखिए यहाँ दो तरह से बनता है। मैं अभी आपको पहला स्टेप बता रही हूँ। मैंने अगर लिखा है फॉर आई इन डी और मैंने लिख दिया प्रिंट आई, तो ये बेटा पहले आपकी सिर्फ की पढ़ रहा है, ये आपकी वैल्यूज नहीं पढ़ेगा। की का मतलब है ये दिस वन, ऐसे रीड करेगा। तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर आई इन डी का मतलब है जो 1 2 3 जो इंडेक्सिंग है वो किस में आके स्टोर हो गई है? आई में आके। और अब अगर आप ले रहे हो प्रिंट आई तो ये आपको क्या देगा? 1 2 और 3। अब आप बोलेंगे मैम हमें तो वैल्यूज भी देखनी है। तो वैल्यूज देखने के लिए आपका लूप बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। बस आप यहाँ पे क्या कर दो? डी ऑफ आई। डी ऑफ आई का मतलब है कि की वाले इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू किस एलिमेंट को आपने लिखा है। तो उस केस में आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? 10 20 30। समझ में आया? आप अगर सिंपल आई लिखोगे यहाँ पर तो वो आपके की को जनरेट करेगा, और अगर आप डी ऑफ आई लिखोगे तो ये आपकी किस को चीज को शो करेगा? आपकी डिक्शनरी की वैल्यूज को शो करेगा। तो ट्रेवर्सिंग में दोनों मेथड आप लोगों को क्लियर हुए कि नहीं हुए बेटा? आप लोग अपने आउटपुट में देखिएगा वो आपसे क्या बोल रहा है, डी ऑफ आई बोल रहा है या आई बोल रहा है, क्योंकि ये चीजें आउटपुट में हमें बहुत इफेक्ट करती हैं। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज अपेंडिंग अ वैल्यू। आप डिक्शनरी में अगर किसी भी वैल्यू को अपेंड करेंगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंड? अपेंड का मतलब आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, किसी भी नए एलिमेंट को इंसर्ट करना, चाहे तो वो आपकी डिक्शनरी हो चाहे तो वो आपकी लिस्ट हो। ध्यान रखिएगा मैं फिर बोल रही हूँ, और सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट लिए मैंने, दो ही डेटा टाइप लिए हैं, लिस्ट या डिक्शनरी, क्योंकि यही दोनों डेटा टाइप म्यूटेबल होते हैं। आपका स्ट्रिंग और टपल म्यूटेबल नहीं होता है। तो बेटा अगर आपको डिक्शनरी में कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपेंड बोलते हैं। आपको अगर अपेंड करना है तो आपने क्या किया? मैंने एक सिंपल सी लिस्ट ले रखी है बेटा, आप लोग चाहो तो आप थ्रू द स्ट्रिंग भी कर सकते हो। आप बस ध्यान रखना स्ट्रिंग लोगे तो स्ट्रिंग कोड्स का यूज करना ही करना है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे लिया, अपनी एक डिक्शनरी बनाई है, फिर मैंने यहाँ पर 1 2 3 तो ले लिया, लेकिन अब मुझे लगता है मेरे को एक फोर्थ और एलिमेंट इंसर्ट करना है, फोर्थ की ऑफ मुझे लेनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? डी ऑफ 4। ये स्क्वायर ब्रैकेट किसे जनरेट करता है? आपकी की को जनरेट करता है, इक्वल टू 40। जैसे ही हमने यहाँ लिखा और फिर मैंने किया प्रिंट डी, तो बेटा डिक्शनरी के फॉर्म में मेरा आउटपुट क्या आएगा? 110 220 330 और 440। मेरा आउटपुट ये निकल कर आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ? एक नए एलिमेंट को भी अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकती हूँ, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपेंड। देखिए बेटा, अब आप लोगों का जो टॉपिक है दैट इज द अपडेट एलिमेंट इन अ डिक्शनरी। आपको अगर अपनी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को अपडेट करना है ना तो वो दो तरह से होते हैं। एक तो होता है आपके एलिमेंट को थ्रू द की चेंज कर देना, और दूसरा होता है आपकी डिक्शनरी को मर्ज करना। आप अपडेट फंक्शन के थ्रू अपनी दो डिक्शनरी को मर्ज भी कर सकते हैं और आप अपने डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। अगर डेटा को चेंज करेंगे तो उसके लिए अपडेट फंक्शन की कोई भी नीड नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया हुआ है, यहाँ मैंने एक डिक्शनरी ली हुई है, डिक्शनरी में 1 2 3 करके ये एलिमेंट्स इंसर्ट किए हुए हैं। नाउ डी ऑफ 2 इक्वल टू 40। अब जब मैं यहाँ पे प्रिंट डी करूंगी तो यहाँ ये मुझे क्या रिजल्ट देगा? 110 240। क्यों? क्योंकि मैंने 2 वाले इंडेक्स पे वैल्यू क्या चेंज कर दी है? 40 कर दिया। तो ये यहाँ पे करेक्शन आ जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपका सिंपल, जब आपने सिर्फ डेटा में करेक्शन किया। बेटा अगर आप एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में मर्ज करना चाहते हैं
तो मैंने यही वाली सिमिलर डिक्शनरी रखी है एग्जाम्पल में, और मैंने एक दूसरी डिक्शनरी बनाई D1 नाम से जिसमें लिखा है 440 550। तो अब क्या हो जाएगा, डी डॉट अपडेट D1। डी के साथ आप किसको अपडेट कर रहे हैं, D1 को, और फिर आप क्या बोल रहे हैं, प्रिंट डी। बेटा करेक्शन हुआ है आपका डी में, इसीलिए जितना भी कुछ मर्ज होगा वो डी में आके मर्ज हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या आउटपुट निकल कर आएगा, मेरा यहाँ पर आएगा पहले डी की सारी वैल्यू कि 110 240 और 330, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 440 और 550। इस तरह से ये मेरा पूरा का पूरा क्या हो जाएगी, डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी। अगर इसी के अंदर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ D1 डॉट अपडेट डी, अगर मैंने लिखा है D1 डॉट अपडेट डी, तो ये क्या करेगा, उस केस में आपके आउटपुट की वैल्यू में पहले D1 के अंदर करेक्शन कर देगा। तो 440 550 110 यानी कि पहले D1 का डेटा आएगा और फिर उसके बाद D का डेटा स्टोर होकर आपके पास में आएगा। आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा, अपडेट समझ में आया होगा। उसके बाद बेटा बोर्ड में किस तरह से आता है, बोर्ड में कभी कभी आपके सिर्फ कमांड लिखने के लिए भी आ सकते हैं कि राइट अ कमांड टू अपडेट द डिक्शनरी, और आपको डिक्शनरी का नाम भी मेंशन कर दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस हम आगे अपना जब पेपर सॉल्व करेंगे तब करेंगे। अभी आप लोगों को यहाँ ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके आगे अपना रिमूविंग अ डिक्शनरी स्टेटमेंट शुरू करते हैं। नाउ बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिमूविंग अ एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। आप डिक्शनरी में से एलिमेंट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप डिक्शनरी में से एलिमेंट को दो तरह से रिमूव कर सकते हैं। एक तो आपका है डेल स्टेटमेंट या डेल फंक्शन, और दूसरा आपका है पॉप फंक्शन। बेटा डेल फंक्शन के थ्रू अगर आप रिमूव करते हो तो ये दो मेथड से होता है। एक अगर आप लेते हैं, आप सीधे सीधे क्या लिख दीजिए, डी ऑफ की इंडेक्स। जैसे ही आपने लिखा डी सॉरी अब आप लोगों का जो नेक्स्ट ऑपरेशन है और जो लास्ट ऑपरेशन है वो है रिमूविंग अ एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी में से एलिमेंट को किस तरह से आप रिमूव करेंगे, तो हम आगे ये देखते हैं। बेटा यहाँ पर आपको अगर एलिमेंट रिमूव करना है तो वो दो मेथड से होता है। फर्स्ट वन इज डेल एंड द सेकंड वन इज पॉप। डेल फंक्शन का जब आप यूज करते हैं तो उसके थ्रू आप अपनी डिक्शनरी में से एलिमेंट किस तरह से रिमूव करेंगे, सेम वही बात है थ्रू द की। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, इस बार फिर बता रही हूँ। कुछ भी काम आप करते हैं डिक्शनरी में वो सारा कुछ आपका की के थ्रू ही काम करता है बेटा। तो मैंने अगर यहाँ पे लिखा डेल डी ऑफ 2, तो ये क्या करेगा, किसके डेटा को रिमूव करेगा, आपकी सेकंड की के डेटा को रिमूव करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आप इसे करने के बाद जब अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे ना बच्चे, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो ये होगा 110 330। समझ में आया। दूसरा आप लोग कह सकते हैं मैम हमने डेटा तो डिलीट किया, अगर मुझे पूरी डिक्शनरी डिलीट करनी है तब। अगर आप पूरी डिक्शनरी डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली बस ये लिख दीजिए डेल ऑफ डी या डेल डी। तो डेल डी से क्या हो जाएगा बेटा, आपकी पूरी डिक्शनरी रिमूव हो जाएगी। अब आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, आउटपुट जो रिटर्न करेगा वो होगी आपकी एम्प्टी डिक्शनरी, क्योंकि डेटा रिमूव हुआ है, डिक्शनरी पूरी की पूरी रिमूव नहीं हुई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी डिक्शनरी शो करेगा। आपको डेल फंक्शन क्लियर हुआ होगा। नाउ द सेकंड वन इज पॉप। अगर आप सिर्फ पॉप फंक्शन लगाते हैं तो ये पॉप फंक्शन क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। ध्यान रखिएगा, जो पॉप फंक्शन है वो आपके लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। जैसे मैंने लिखा डी डॉट पॉप, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 110 220, यानी कि 30 वाला कॉलम इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं डी डॉट पॉप 2, तो इस केस में बेटा ये आपको क्या रिटर्न करेगा, आपकी डिलीटेड वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी कि आपका जो इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या होगा, आप इसे करने के बाद जब लिखते हैं ना प्रिंट डी, तो ये सॉरी आप जब इसे लिखेंगे प्रिंट डी डॉट पॉप, तो डी डॉट पॉप करने के बाद जो आपका आउटपुट रिटर्न होगा वो आएगा 20। यानी कि थ्रू द पॉप फंक्शन अगर आप कोई भी की उसके इंडेक्स में देते हैं तो ये आपकी उस डिलीटेड वैल्यू को बताने का काम करेगा जिसके भी इंडेक्स को आपने लिखा है। तो ये हो गया आपका डिलीट स्टेटमेंट कंप्लीट।
बेटा आप लोगों के यहाँ तक ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं आपकी डिक्शनरी के। अब हम आगे की अपनी जो क्लास लेंगे उसमें मैं आपको डिक्शनरी के बिल्ट इन फंक्शंस करवाऊंगी। आप इन फंक्शंस को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपको या तो कभी इसके प्रोग्राम आ जाते हैं बनाने के लिए, या फिर आप लोगों को कभी इसके स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपसे सिर्फ कमांड्स भी पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से करिएगा। आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक है। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगती है और आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।